चलिए, गुड आफ्टरनून। फर्स्ट आई वुड लाइक कि हम एक बार क्विकली इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट गो थ्रू करें। मुझे बताते जाए आप, इफ वी वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, उसके लिए क्या करना होता है, हैंड रेज करके बता सकते हैं। प्लेस अ पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट, राइट। अगर पॉजिटिव चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन। ये कौन सा फॉर्मूला समझाता है कि भाई अगर जिस तरफ फोर्स लगेगी पॉजिटिव चार्ज पे उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? क्या मैं डायरेक्टली बोल दूं F इक्वल टू क्यू? यस सर। देखिए ध्यान से, अगर मैं F इक्वल टू क्यू इंटू ई यूज करता हूं तो क्या इस फॉर्मूले से ये बात समझ में आ रही है कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरफ फोर्स है अगर चार्ज पॉजिटिव है, और चार्ज को नेगेटिव कर दोगे तो फोर्स इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एकदम क्लियर है। तो इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन ये बनता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिलीज किया गया। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर रिलीज्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। What can you say about the force experience and their acceleration? कोई भी आंसर करना है तो हैंड रेज कर सकता है। What do you understand by the force experience and acceleration? क्या दोनों के ऊपर सेम फोर्स लगेगी? डायरेक्शन अपोजिट होगी, दोनों का चार्ज सेम है, इसीलिए F इज इक्वल टू QE के अकॉर्डिंग दोनों पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो सेम रहेगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। एग्री? व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? फोर्स से एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? मास से डिवाइड करके। तो बताओ भाई किसका मास कम है, इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का? अच्छा, प्रोटॉन का मास कम है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है ना? कितना कम है किसी को एग्जैक्टली पता है? 1837 एग्जैक्टली हम यूज करते हैं। 1837 1840 बोलते हैं कुछ लोग, बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेट करने के लिए 2000 बोलते हैं, ठीक है, बट 1837 आप यूज करते हैं। तो सोचो फिर से कि अगर ध्यान दें, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ रिलीज किया जाए, both are going to experience same force in magnitude but opposite in direction. If we talk about acceleration, तो मास से डिवाइड करना पड़ता है और मास इलेक्ट्रॉन का कम है तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज्यादा होता है। वो हमें यूज करना है। होप इट्स क्लियर टू एवरीवन? ठीक है बच्चों, तो आपको ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देखी जाती है। आप एक डाउट पूछ रहे हो, डाउट क्लियर करता हूं। हमने एक डेरिवेशन की थी कि अगर इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज कंसीडर किया जाए ऑन अ रिंग एंड दैट चार्ज भी Q, और सेंटर से x डिस्टेंस के ऊपर आपको फील्ड फाइंड आउट करना है। मैं क्विकली रिवाइज करवाता हूं, देखते जाए क्या है इसमें। ओ रेडियस r, यहां पे एक एलिमेंट चूज करते हैं। एलिमेंट का चार्ज dq is equal to q by 2 pi r into लेंथ dl। इसमें ना एक स्पेसिफिक चीज ध्यान रखना, अगर आपने इस लेंथ को x कंसीडर कर लिया तो वहां पे dx कंसीडर नहीं कर सकते। दैट कैन बी dl dv, कुछ भी कंसीडर करो बट dx नहीं कर सकते, वो तो इसी की लेंथ में, ठीक है। दिस इज dq। नाउ बिकॉज़ ऑफ इट आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हो। बहुत सारे बच्चों की नोटबुक देखी, उसमें मुझे जो डिस्क्रिपेंसी दिखाई दी वो क्या है, आप इस लाइन के सीधा पैरेलल आगे की तरफ डी नहीं बना रहे हैं। आप कॉपी चेक करो, बहुत सारे बच्चों ने से नीचे की तरफ बता तो वो गलत हो जाएगा बिल्कुल। ये बिल्कुल सीधा आना चाहिए डी, राइट। अब कुछ क्या बोला है, तो डी इधर आ गया, फिर आपने सेक्शन को सीधा कंसीडर किया, दिस साइकिल की तरफ सीधा डी का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, और फिर हमने अंडरस्टैंड किया कि अगर इसी के डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक एलिमेंट किया जाए तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा वो इसे कैंसिल आउट कर देगा, तो जो ओवरऑल रिजल्टेंट मिलेगा वो अलोंग द एक्सिस, ठीक है। अब बताओ आपको इसमें क्या चीज निकलेगा, हो गया, ठीक है। आपको बेसिकली जो d cos थीटा आएगा इसका इंटीग्रेशन करना होगा। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ पे cos थीटा वेरिएबल नहीं है, cos थीटा इज कांस्टेंट। देखो ध्यान से, cos थीटा इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये r है, ये x है, तो बन गया अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, उठा लिया, राइट। हाँ जी, एलिमेंट नहीं, अब सिर्फ लिख दोगे चलिए, लिखवा रखा उसको प्रॉपर्ली। The component perpendicular to axis gets cancelled due to the electric field component of diametrically opposite element. That's properly written. ठीक है। तो आप लोगों को मैं एक बात बता दूं,
मैं आपका पहला टेस्ट सब्जेक्टिव लेना चाहूंगा, ऑब्जेक्टिव, जिसमें जो आपके नोटबुक में डेरिवेशंस करवाई है वो हम करें, राइट? क्योंकि कंपटीशन बैच में जो बच्चों की नॉर्मल प्रॉब्लम मैंने देखी वो क्या है, रिजल्ट्स को याद करके क्वेश्चंस को करते जाएंगे, लेकिन एंड में जाके जब सब्जेक्टिव टेस्ट की बारी आती है तो फिर उनको लगता है कि सर कैसे करें। तो हार्डली एक दिन का डिफरेंस पड़ता है, पहले दिन सब्जेक्टिव कर लो, अगले दिन ऑब्जेक्टिव टेस्ट कर लो, उनकी बात। सो कितना मिलता है, ठीक है? बताता हूँ आपको, एटलीस्ट 4-5 डेज पहले होता। तो इस वीकेंड पे आप क्या दें, मेरा प्लान था अभी वीक के बीच में करने का, बट सर आए थे पर अभी भी वी आर नॉट फीलिंग वेल, होते कि 2 दिन और ऑफ ले लो, प्रॉपर्ली ठीक होती है ना, अदरवाइज कोई फायदा नहीं, ठीक है? वही लास्ट में दिखा दो कि हमने क्या किया, वो लाइट बना देते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने प्लॉट की थी। आई होप आप उस चीज को समझ पाए क्या था, कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया, एक नेगेटिव चार्ज कंसीडर किया, पहले अकेले अकेले कंसीडर किए, फिर 2 पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किए, 2 नेगेटिव चार्ज कंसीडर किए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, राइट? फिर हमने उनकी स्ट्रेंथ को डिफरेंट कर दिया, उसके अकॉर्डिंगली हमने ग्राफ्स प्लॉट किए। उनको प्लॉट करते हुए जो मेन चीज आपको ध्यान रखने की, जिसकी वजह से क्वेश्चन सही होना था, कि अगर फील्ड राइट में जा रही है, whether it is outward for a charge or inward for a charge, if it is in right उसे हम पॉजिटिव में शो करेंगे, if it is in left उसे हम नेगेटिव में शो करेंगे। दैट वाज इट। होप ये अच्छे से क्लियर हो गया है। आगे लिखिए जरा, लिखिए शाबाश। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सीबीएसई और कंपटीशन दोनों में क्वेश्चंस आते हैं। इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। आप सोच के देखो, नाम से क्या क्लियर हो रहा है, डायपोल, दो पोल्स, यानी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। सो माय टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए जरा, an electric dipole consists of two equal and opposite charges, two equal and opposite charges separated by a small finite distance. Two equal and opposite charges separated by a small finite distance. ड्रॉ करके दिखा देते हैं। जैसे सपोज ये वाला चार्ज -q है और इससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज +q, तो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, इनके बीच के सेपरेशन को हम लोग 2a लिखते हैं। अभी डेरिवेशंस करेंगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि 2a क्यों लिखते हैं, ठीक है? तब तक वेट कर लो, बनाए साथ साथ, -q +q एंड दिस डिस्टेंस इज 2a। आपके पास कोई एग्जांपल है नेचुरल इलेक्ट्रिक डायपोल का? कोई मॉलिक्यूल जो डायपोल की तरह बिहेव करता है? वाटर मॉलिक्यूल, राइट? वाटर के अंदर H वाली साइड प्लस होती है, O वाली साइड नेगेटिव होती है। लिख दें प्लीज। वाटर मॉलिक्यूल इज एन एग्जांपल, water molecule is an example of natural electric dipole, natural electric dipole। और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लैरिटी रखनी है बस, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, ठीक है? अब क्वेश्चन आता है कि सर पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़नी है, चार्जेस पढ़नी है, बट इलेक्ट्रिक डायपोल ही क्यों पढ़ रहे हैं? तो अभी इस एग्जांपल से क्लियर किया मैंने, हमारे आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रिक डायपोल्स प्रेजेंट हैं। अब अकेले चार्ज का इफेक्ट अलग होता है, अगर एग्जैक्टली इक्वल ऑपोजिट है तो उनका इफेक्ट कुछ अलग तरीके से होता है, तो उसे हम फील्ड्स में इंक्लूड कर लेते हैं। हाँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल आप पढ़ रहे हैं इसकी भी तो फील्ड डिफाइन करनी है। फील्ड डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, तो एक डायपोल का जितना इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा उतनी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। सो राइट डाउन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, MOSE, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, राइट? इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं।
and here it's a vector quantity which is q into 2a. You need to know that 2a is also a vector. आप लिखे में साथ साथ बात करें। ये हो गया। अब मैं इस डायग्राम को इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करता हूँ, माइनस क्यू से और प्लस क्यू तक, दिस इज प्लस क्यू, एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन की जाती है विच इज पी, और माने यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो भी 2a है। It will take some time to make you understand कि ये जो एरो हमने डिफाइन किया है, जो p की डायरेक्शन डिफाइन करी है, वो माइनस क्यू से प्लस क्यू क्यों करी, अभी वेट करना पड़ेगा थोड़ा। डन। आई होप आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड। वही यहाँ पे कंफ्यूजन का कारण बनता है। बच्चे कहते हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। आई एग्री, आई एम नॉट शोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, आई एम शोइंग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है जो एक डायपोल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। जितना डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा एक डायपोल उतना ही स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये जरूर बना लेना, माइनस क्यू टू प्लस क्यू पी, और ये लेंथ होती है 2 और फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू क्यू इनटू। नाउ प्लीज राइट डाउन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट is a vector quantity directed from negative charge to positive charge, whose magnitude is equal to product of ध्यान देना, magnitude is equal to product of, ये देखो दोनों चार्जेस क्यू है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, तो हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन is equal to product of magnitude of either charge, magnitude of either charge and separation between them, ठीक है, क्लियर। तो अब यहां से देख सकते हैं किसी में मैंने डायरेक्शन अलग बता दी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और मैग्नीट्यूड अलग से समझा दी, either charge into separation between them। ठीक है, अब इस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की, सो इट्स कूलम मीटर। राइट डाउन its SI unit is कूलम मीटर, and it basically represents the strength of an electric dipole. Basically represents strength of an electric dipole. ठीक है, आज की क्लास खत्म होते होते आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब आप फटाफट मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करके बताइए। डायमेंशनल फॉर्मूला, कम ऑन क्विक। 80L, राइट, वेरी गुड। सो लिख सकते हैं P का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा चार्ज के लिए 80 और लेंथ के लिए L, सो इट्स 80L। फाइन, होप इट्स अंडरस्टूड। राइट, अब स्टार मार्क करके लिखिए। ओके, स्टार मार्क करके लिखिए। फॉर एन आइडियल डायोड, for an ideal dipole, the separation between charges is considered negligible.
separation between charges is considered negligible. वही बता, आप वेट करो। अगर एक आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल बताना होगा तो उसका मतलब क्या होगा? डायपोल में तो क्या होगा, एक चार्ज यहाँ पे रखा है, एक यहाँ पे रखा है। बट अब देखो ध्यान से, अगर आप एक आइडियल डायपोल डिजाइन करना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे? चार्जेस बहुत ही फास्ट है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो अपने आसपास, हम तो आज तक इतने बड़े हो गए, आपने कभी नहीं सुना कोई डायपोल, लेकिन आपने 10th में या 11th में वाटर को एक डायपोल सुना। सोचो वाटर का एक मॉलिक्यूल कितना बड़ा होता है, नेग्लिजिबल साइज। इसीलिए जो नेचुरली अकरिंग डायपोल्स हैं उन सभी के साइज नेग्लिजिबल, तो इसलिए टर्म डिफाइन करना जरूरी। विल बी डीलिंग विद मोस्ट ऑफ द डायपोल्स जिनमें सेपरेशन ना के बराबर, ठीक है, और उन्हें बोले थे शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल्स। लिख दीजिए, लिखिए, such an electric dipole has 2A tending to be 0, 2A tending to be 0 and may be called a short electric dipole. May be called a short electric dipole. ठीक है, क्या तक की बातें समझ रही? बहुत ही एक सिंपल सी चीज आपको बताई, वाटर को पहले से डायपोल बोलते आ रहे थे, उसको पढ़ना शुरू कर रहे हैं। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर, लेकिन इन दोनों के बीच में जो लेंथ डिफाइन की जाती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव डिफाइन की जाती है, याद रखना है। और उसे हम 2A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज एक अलग से वेक्टर डिफाइन किया गया जो डायपोल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, व्हिच इज Q into 2। ठीक है, अब लिखिए, to derive electric field intensity, at an axial point, axial is AXI, axial point of electric dipole, axial point of electric dipole। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बात दोहराऊंगा कि हम एक नया टॉपिक पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ये टॉपिक अभी सीबीएसई के पॉइंट से चल रहा है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है। तो अभी आज जितनी भी डेरिवेशन कराऊंगा, ये सारी की सारी डेरिवेशन सीबीएसई के पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है, राइट। और आपके स्कूल में जो भी फर्स्ट एग्जाम होगा, आज जितने डेरिवेशन करेंगे उनमें से एक 101% आएगी है। तो लिखें, एक्सेल के लिए क्या करें, आप इस तरह से -q + q, एक्सेल लाइन कौन सी होती है? जो दोनों को लाइन ड्राइव कर रही है, इसे ही एक्सेल लाइन बोलते हैं। इसी के ऊपर एक पॉइंट चूज कर लिया से P, इस P पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ध्यान दें, दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोल रहे थे? 2A। तो अब ये ध्यान रखना, जब भी किसी पॉइंट का डिस्टेंस डिफाइन करना होता है तो वो डायपोल के सेंटर से किया जाता है। सोचो डायपोल से डिस्टेंस बताना है, तो भाई सबसे कन्वीनियंट पॉइंट कौन सा है? सेंटर। तो जब भी डायपोल से डिस्टेंस बताया जाएगा तो कहां से बताया जाएगा? सेंटर से। सो देखिए, इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस है r। आप डायग्राम प्लीज साथ साथ बनाते जाएंगे। और ये वाली लेंथ a है, इधर वाली, और ये भी a। ठीक है, अब सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्जेस की वजह से निकालेंगे ना, k/r²। तो चार्जेस से डिस्टेंस क्लियर होना चाहिए। कोई बताएगा यहाँ से कितना डिस्टेंस बन रहा है? ये टोटल r था और ये a है, तो कितना बचा? r-a। पर कोई आइडेंटिफाई कर सकता है। और इसी तरह नेगेटिव चार्ज से कितना हो गया? देखो r + a, r + a। सो काइंडली ड्रॉ। तो फिर से क्लियर करता हूं, मेरे पास डायपोल में दो चार्जेस है, -q + q। डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में कुछ अलग थोड़ी ना करना है, दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके उसको ऐड करना है। पर उसके लिए डिस्टेंसेस क्लियर होना चाहिए। सेंटर से ही r डिस्टेंस बताया जाता है हमेशा। ये भी है, तो r - a, r + a। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज की फील्ड कैसी होती है, इनवर्ड या आउटवर्ड?
आउटवर्ड्स। सो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड हमने बना दी आउटवर्ड्स। दिस इज E1। लिखिए शाबाश। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड को मैंने E1 बोल दिया। और भाई नेगेटिव चार्ज की फील्ड होती है इनवर्ट्स, जिसे मैं E2 बोल देता हूँ। आप ध्यान देंगे E2 की जो लेंथ है ना वो E1 से थोड़ी सी कम बनाएंगे। E2 E1 वेक्टर्स पढ़ते हुए आपने समझा होता है अच्छे से कि जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा हो उसकी लेंथ ज्यादा बनानी होती है। तो जहां हमें पता है कंट्रोल कर सकते हैं वहां जरूर बनाएं। सो पॉजिटिव चार्ज की वजह से E1, नेगेटिव चार्ज की वजह से E2। डायरेक्शन आपने बता दी। डन भाई, डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब लिखिए जरा, देखिए कंसीडर an electric dipole having dipole moment. Consider an electric dipole having dipole moment P is equal to Q into 2A. P is equal to Q into 2A as shown in diagram. As shown in diagram. अब next line में आ जाइए. Now consider point P. Point P at distance R. At distance R from center of electric dipole. From center of electric dipole. On the line joining these charges. These या the दोनों चल जाएगा. On the line joining the charges. ठीक है. अब डिस्टेंसेस एग्जाम में क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा, टाइम है तो फिर आप क्या बताएंगे, डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव क्यू कम्स आउट टू बी r minus a, फ्रॉम नेगेटिव क्यू कम्स आउट टू बी r plus a। बट मैं नहीं भी लिखूंगा तो मैंने डायग्राम इतना क्लियर बना दिया कि टीचर को वहां से दिखाई दे। ठीक है, अब क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखिए जरा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q, ड्यू टू प्लस Q, उसे हम E1 लिखते हैं। E1 that's equal to K due to Q plus Q, due to plus Q। E1 is equal to क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, K Q by R square। So K into Q by कितना डिस्टेंस है, शाबाश, R minus A square। अब सोचो, आपको ये नई डेरिवेशन नहीं लगेगी, आपको लगेगा क्वेश्चन करके, क्योंकि आपने शुरू दिन से जो भी क्वेश्चंस क्लास में किए हैं वो डेरिवेशनल फॉर्म में किए, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आपने देख लिया पॉजिटिव की फील्ड आउटवर्ड्स होती है तो भाई ठीक है, इस डायरेक्शन को बताना है। सिर्फ एक चीज मैंने आपको एक्स्ट्रा बतानी है कि जिस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट डिफाइन करेंगे ना, उसको हम पी कैप बोलते हैं। क्या बोल देंगे, पी कैप। जैसे एक्स डायरेक्शन को आई कैप बोलते हैं, वैसे पी की डायरेक्शन को पी कैप बोलते हैं। आप जानते हैं पी कहां से कहां होता है, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। देखो माइनस से प्लस ये राइटवर्ड्स डायरेक्शन है ना, तो इस डायरेक्शन को मैं बोल देता हूं पी कैप। ऐसे दिस इज पी कैप। ठीक है, अब आप खुद देखो E1 क्या ये पी कैप की डायरेक्शन में है, सो k q by r minus a square into p कैप हो गया। अब लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q, दैट्स E2। अब ऑब्वियसली p कैप के ऑपोजिट है, माइनस k q by अब देखो r प्लस a स्क्वायर, r प्लस a स्क्वायर और p कैप क्योंकि नेगेटिव नहीं, एक चीज
कंसिडर करने के, या तो ऐसे सोचो कि पी कैप एज इट इज रखा और चार्ज का साइन डाल दो, नहीं तो इन छोटी छोटी चीजों में डायरेक्शन को इन्वॉल्व करो कि चार्ज की मैग्नीट्यूड तो क्यू है लेकिन डायरेक्शन कौन सी जा रही है, माइनस पी है। मतलब आप बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं हो सकते। मुझे पता नहीं क्यों था, ही इज आस्किंग दिस बिकॉज जब हमने कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में किया था तो मैंने ये बात बोली, लेकिन याद करो वहां पे F12 में फिर आगे R1 माइनस R2 फिक्स भी तो किया था, उसको तो R2 माइनस R1 नहीं कराना, तो या तो मैं माइनस पी कैप लिखूं या पी कैप को एज इट इज रखूं और क्यू के साथ नेगेटिव साइन। ठीक है, सो डोंट गो थ्योरेटिकल, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम इट। गॉट इट? चलिए E1 हो गया, E2 हो गया। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से प्रिंसिपल से निकलेगी? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दैट्स इट। लिखिए जरा, resultant electric field, resultant electric field is given by, resultant electric field is given by principle of superposition. So E becomes equal to E1 plus E2। क्या नहीं एक्सपेक्ट किया मुझे सॉल्व करके दिखा दोगे? जैसे दोनों लिखोगे है ना, इसमें जो चीज कॉमन आ रही है कॉमन निकालो, एलसीएम सिस्टम करो, सॉल्व करो। सो दिस इज समथिंग आई वांट यू टू डू फॉर मी। ठीक है, काइंडली डू इट। चलिए देखते हैं। आई होप आप में से काफी लोगों ने काफी हद तक इसे सॉल्व कर लिया होगा। E1 के लिए k क्यूब बाय r प्लस स्क्वायर इंटू पी कैप, और E2 के लिए एक नेगेटिव साइन आता है, देखें माइनस k क्यूब साथ में पी कैप, बट डिवीजन में r माइनस a स्क्वायर। एग्री? तो कॉमन आ रहा है k क्यूब, 1 अपॉन r प्लस a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r माइनस a स्क्वायर और साथ में p कैप। यूजुअली हम डायरेक्शन को एंड में ही इन्वॉल्व करके रखते हैं, p कैप साथ में। दैट्स नाउ इक्वल टू k क्यू एज इट इज। अब इसे एलसीएम बनाऊंगा तो आप जानते हैं a प्लस b a माइनस b बिकम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इट बिकम्स r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये इधर आ गया r माइनस a स्क्वायर और ये इधर चला गया r प्लस a स्क्वायर। ठीक है, कंपटीशन के बच्चों इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आपको पता होगा a माइनस b का स्क्वायर माइनस a प्लस b स्क्वायर क्या बनेगा। देखिए ध्यान से, ये सही लिखे हमने, कहीं कोई मिस्टेक है मेरे हिसाब से? हाँ, तो बिल्कुल साफ साफ बोलना है आपको, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस, क्यों कुछ समझ? पॉजिटिव की वजह से लिख रहे हैं तो आर माइनस से आ रहा है, नेगेटिव की वजह से लिख रहे हैं तो आर प्लस से। अब ये मिस्टेक नहीं होगी अगर आपके ना दिमाग में ये चीज बैठे। एवरी डायग्राम शुड मेक इट्स प्लेस फर्स्ट, माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू से आर प्लस से, प्लस क्यू से आर। ठीक, हाँ बिल्कुल। देखो ध्यान से, हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं a माइनस b a प्लस c, तो हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेकिन दोनों का स्क्वायर भी है तो इसलिए उसका होल स्क्वायर। तो हाँ, जो मैं बोल रहा था ध्यान से सुनो, a प्लस b स्क्वायर माइनस a माइनस b स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4ab। 4ab कैसे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2। बट फिर भी मैं एक बार इसे कंप्लीट लिख लेता हूँ, बट मैं आपको बताया मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है कि आपको डायरेक्टली बताना चाहिए कितना होना चाहिए, 4ab। So let's write it down again. Resultant electric field for me becomes equal to k cube into r square plus a square plus 2ar minus a square minus r minus r square minus a square plus 2ar, right? Divided by r square minus a square whole square. अब यहाँ से r square a square कैंसिल हो गया, हो गया, so I get k cube into 4 times ar upon r square minus a square whole. So let me write it here. Electric field in vector form is k cube 4 times ar upon r square minus a square whole square c है। यहाँ तक आपने कर लिया है ना? अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इलेक्ट्रिक डायपोल की कोई भी डेरिवेशन कर रहा हूँ तो उसका फाइनल एक्सप्रेशन c की फॉर्म में है, क्योंकि डायपोल को हमने रिप्रेजेंट किससे किया? डायपोल मोमेंट से, तो इट शुड बी रीकन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ p। p क्या होता है? q into 2a। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से
अगर मैं Q उठा लूं और 2a पिक कर लूं तो Q into 2a क्या बन जाएगा? P बन जाएगा। तो C E becomes equal to K Q into 2a। अब क्या बचा लिखना? 2 को फ्रंट पे ले आता हूं और R को बैक। अब तो क्लियर है? R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल। जो लोग भी ऑनलाइन कर रहे हैं प्लीज पे प्रॉपर अटेंशन। मैंने आपको बताया कि यहाँ तक सही है ये, पर इसको छोड़ना नहीं है। फिर फाइनल एक्सप्रेशन शुड बी इन टर्म्स ऑफ P इज Q into 2a। तो उसको मैंने स्प्लिट किया Q into 2a और यहाँ से 2 फ्रंट में ले गया और R बैक। कैसे होता है ये तो याद ही कर। टू इक्वल ऑपोजिट चार्जेस हैव अ सेपरेशन 2a। तो उसको हम डायपोल की लेंथ स्वयं ब्लर आ रहा है क्या? चलो जूम में थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगी, इसीलिए बोल रहा हूँ फटाफट से सब्सक्राइबर बढ़ाओ, फिर यूट्यूब स्ट्रीमिंग शुरू कर देंगे डायरेक्टली, उसमें दिक्कत नहीं आती, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होता है। चलो देखें, चलिए देखें प्लीज। P is equal to Q into 2a is something जहाँ से आप लर्निंग शुरू कर कि अगर आप इलेक्ट्रिक डायपोल को कंपेयर करोगे तो किस बेसिस पे करोगे? उनका चार्ज और चार्जेस के बीच की लेंथ, उसके बीच, और जितने भी उनके रिजल्ट को एक्सप्रेस करोगे उन रिजल्ट को भी आप P की फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे। इसलिए हमने Q into 2a रखा। अब देखना जरा ध्यान से, Q into 2a से P बन गया, साथ में P कैप, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो P वेक्टर बनना चाहिए। So I'll write it down as, मैं इसे erase कर दूं, ये सब करके हम दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखें, E will now become equal to twice of K P vector into R upon R square minus A square। So this should be the formula जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एक्सियल पॉइंट पे यानी जो लाइन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है उसके ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो क्या रिजल्ट आना चाहिए? 2 kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल। अब इसको याद करने का तरीका मेरे लिए तो हमेशा डायग्राम से है। क्यों? डायग्राम से मैं मेकआउट कर पाऊंगा r माइनस और r प्लस a की टर्म। तो जब उनको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इससे मेरे लिए डिनोमिनेटर याद करना इजी, r माइनस a r प्लस a helps me memorize r square minus। ठीक है, अब एक चीज और बताऊंगा उसको पूरा याद करें। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी हमने आइडियल डायपोल की बात करी थी, शॉर्ट डायपोल। प्रैक्टिकली तो यार शॉर्ट डायपोल ही एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए आप देखोगे आपको जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं या फिर इवन कॉम्पिटिशन के अंदर आते हैं वो शॉर्ट डायपोल बेस्ड क्वेश्चन। तो लिखे जरा, इन केस ऑफ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, इन case of short electric dipole, short electric dipole हम बोलेंगे A tends to, A बोलते हैं, it tends to be 0, it tends to be 0। that means r square minus a square को r square लिख सकते हैं। तो देखें E कितना बन जाएगा? E will be equal to square of k p r by r पावर 4। अब एक r को कैंसिल करना बनता है, तो द रिजल्ट वुड बी twice of kp by r cube। Now this is something that we actually need to memorize, 2 kp by r cube। ठीक है, अब ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर? इंपॉर्टेंट ये है, याद करो पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसमें 1 अपॉन r स्क्वायर आता है, सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 अपॉन r स्क्वायर आता है, और इलेक्ट्रिक डायपोल की फील्ड में 1 अपॉन r क्यूब आता है। ये आइडेंटिफिकेशन को एकदम डिफरेंट कर, प्लीज राइट डाउन। It is clear that the electric field is parallel to electric dipole moment। Electric field is parallel to electric dipole moment क्योंकि E और P पैरेलल बनते हैं, electric dipole moment, and
एंड नेक्स्ट टाइम लिखना सीधे फॉर्मूला डाल दो E प्रोपोर्शनल टू 1/r बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट चार्ज के लिए 1/r² आता है और इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए 1/r³ आपको याद है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, टू डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी to derive electric field intensity at an equatorial point इक्वेटोरियल होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, at an equatorial point ब्रैकेट में रखो on the line perpendicular बाइसेक्टर। दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करती है ना उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के, तो देखें माइनस क्यू प्लस क्यू, इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है एक्सियल और उसके परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल, नया वर्ड है आपके लिए। दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करती है उसके अलोंग जो होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सियल। और इन दोनों के एग्जैक्टली यानी कि कहीं पे भी इन दोनों के एग्जैक्टली मिडवे जो लाइन ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जा रही है उसे क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल। अब तो भी इक्वेटर होता है, पोल्स होते हैं, तो ये एक्सियल है और ये इसके इक्वेटोरियल। गॉट इट। तो अब हमें ये डेरिवेशन करनी है, डायग्राम बनाइए जरा मेरे साथ साथ। फिर से अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, जो मैंने स्पेस खूब तरह छोड़ा माइनस क्यू प्लस क्यू, सेंटर ये भी ए, इधर आर डिस्टेंस के ऊपर आप एक पॉइंट चूज करेंगे। अब ये पॉइंट सेंटर से आर डिस्टेंस के ऊपर माइनस क्यू की फील्ड इनवर्ट होगी इस डायरेक्शन और प्लस क्यू की फील्ड आउटवर्ड होगी, यानी माइनस क्यू की फील्ड को सपोज मैं E1 बोल रहा हूँ और प्लस क्यू की फील्ड को E2। तो एटलीस्ट ये डायग्राम आपका कंप्लीट बनना चाहिए, इसलिए अब आप बनाइए। We have considered minus q plus q, that is an electric dipole. Total separation is 2a, so middle तक इधर से भी a इधर से भी a। और जैसा कि मैंने पिछले डेरिवेशन में बताया, जब भी आप एक पॉइंट डायपोल से डिफाइन करते हैं, the distance is defined from center of the dipole। यानी डायपोल के सेंटर से आपने r डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट p चुना, जैसे से o को a बोल देते हैं, तो b, and this is point p। ठीक है, ड्रॉन। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, p से लेके p तक का, दिस इज r, दिस इज a, अंडर रूट ऑफ r² प्लस a, this distance from right angle triangle becomes under r² plus a। Now this electric field is inward, this electric field is outward। अब रिजल्टेंट निकाल तो लें, पर E1 E2 के बीच में एंगल नहीं पता है, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कितना एंगल है? तो बहुत सारी बार होता है कि बच्चे बोलते हैं सर 120, बट वी डोंट नो ये कितना पास है कितना दूर है, ए और आर में क्या रिलेशन। कई बार ये डायग्राम जब बनाते हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा दिखने लगता है ना, तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं। तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से इस एंगल को और इस एंगल को थीटा लेट करेंगे। आई होप आप लोग भी ये बात समझ पाए, ए और आर का कोई फिक्स रिलेशन तो है नहीं, ये पास भी हो सकते हैं दूर भी हो सकते हैं, तो वी कैन नॉट बी श्योर कि एंगल कितना होने वाला। प्लस साइन क्यों लिया उधर, प्लस साइन यहाँ पे क्या बोले प्लस, एक माइनस क्यू प्लस क्यू है, डायपोल है तो नेगेटिव क्यू प्लस क्यू। ठीक है, अभी मैंने और कोई साइन नहीं कंसीडर नहीं किया,
दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। अब देखना जरा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल बताओ तो मैं यूज करूंगा अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos ऑफ थीटा। तो यार एंगल नहीं समझ में आया तो क्या करूं जब एंगल नहीं समझ में आए? पूरा कंप्लीट रिजॉल्व करने के बारे में सोचते, बिल्कुल सही कहा आपने। वी कैन थिंक ऑफ रिजॉल्विंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखते हैं रिजॉल्व कैसे। ये लाइन इससे पैरेलल आ गई और ये परपेंडिकुलर। तो देखिए जरा, these angles में थीटा है, ये दोनों एंगल में थीटा बन जाए। इसके लिए और इसके लिए दोनों एंगल कितने होंगे? थीटा। अब रिजॉल्व करते हैं। E1 का इधर कॉम्पोनेंट कितना आता है? कॉम्पोनेंट ऑफ E1 बिकम E1 cos थीटा। और फिर इस तरफ E2 की तरफ क्या आ जाएगा? E1 sin। गुड। E1 रिजॉल्व हो गया, E1 cos E1 sin। ऐसे ही E2 को रिजॉल्व करता हूं। E2 के लिए भी इधर आओगे तो क्या आ जाएगा? E2 cos थीटा। इधर प्लस साइन लगा दो, E2 cos थीटा। और ये चला गया E2 sin। अभी भी सही बना। और याद रखिए क्योंकि वेक्टर फॉर्म में आंसर आना है, तो P कहां से कहां डिफाइंड है? -q से +q। तो जो राइटवर्ड डायरेक्शन है ये P है। तो हमारे लिए जो राइटवर्ड डायरेक्शन है ये P है। अगर हमारा रिजल्ट राइटवर्ड जाए तो मैं +P कैप डाल दूंगा और लेफ्टवर्ड जाए तो माइनस। क्या डायग्राम सबको समझ आ गया? मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, इट इज नॉट नेसेसरीली इक्विलैटरल ट्रायंगल। -q +q a यहां से r डिस्टेंस हमेशा कहां से डिफाइन होगा? सेंटर। उसके बाद नेगेटिव की फील्ड इनवर्ट, पॉजिटिव की फील्ड आउटवर्ड। थीटा एंगल अपनी तरफ से लेफ्ट किए हैं, ये बन गए, रिजॉल्व किया E cos थीटा E sin। अब मेरे ख्याल हम में से हर कोई ये मेकआउट कर पा रहा होगा E1 E2 की मैग्नीट्यूड बराबर आने वाली। चार्जेस सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज ये डिस्टेंसेस दोनों सेम है, तो बस फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? kq/r। ठीक है, लिखिए जरा। consider a point P, consider a point P along perpendicular bisector, point P along perpendicular bisector at a distance r, from center of electric dipole, from center of electric dipole as shown in diagram, as shown in diagram। हो गया ये R। अब लिखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट of the dipole is P is equal to Q into 2। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट is P is equal to Q into 2। ये पहले से हमने इसको डिफाइन। अब लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड को E1 E2 लिखते हैं। E2 in vector form is equal to k q by distance का स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा? r स्क्वायर प्लस a। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन क्या डालें? तो एक काम करते हैं, इससे ना डिवीजन p कैप डालो, इट इज p कैप। p से p की तरफ पर p तो यूज ही नहीं हो रहा ना, आप तो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में आ गई, ये तो अभी ना तो पी के एंटी पैरेलल ना पी के पैरेलल है, तो मुझे तब तक कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। वो क्या जुगाड़ है? पी से पी की तरफ हमने क्या कर दिया? नहीं ले सकते आप, क्योंकि पी कैप की डायरेक्शन तो पी की ही डायरेक्शन में होगी और पी तो हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव होता है।
होप आपको भी कोई डाउट है तो क्लियर हो गया होगा। P will be defined from -q to +q, that's not in our hand, तो जैसे बना दिया उसके अकॉर्डिंग चलेगा। बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन इधर जा रही है, तो इसीलिए मैंने इसे क्या बोल दिया, अलोंग, आप अलोंग BP भी लिख सकते हैं या BP कैपिटल। डन। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q, उसे आप E1 लिख लीजिए। E1 is equal to K by R square plus A square वापस, इसका डायरेक्शन ध्यान से देखना, P से A, P से A, या तो आप P क्या डाल दो या माइनस ऑफ AP क्या था, इवन एंड आप माइनस क्या तो माइनस ऑफ AP क्या, डजंट मेक अ डिफरेंस, इधर जा रही है माइनस ऑफ AP। डन। ठीक है, अब लिखिए, when these electric fields are resolved along x and y direction, उसके लिए जरूरी है आप यहाँ पे ऐसे करके x लिख दीजिए और इधर y, x and y। फिर इसका माइनस साइन इससे आइडिया, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके फील्ड इनवर्ट है। अगर तो मैं P A कैप करता, P2A, PA कैप, तब तो प्लस आता, but I wanted me to write in the form of AP cap. AP cap is from A to P, so the direction is opposite, इसीलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, right। When these electric fields are resolved along x and y direction, कॉमा डाल के components along y axis get cancelled, components along y axis get cancelled, whereas the components along negative x axis add up to produce resultant electric, add up to produce resultant electric field, ठीक है। तो फिर से लिखें, according to principle of superposition, E is equal to E1 plus E2, बट हम देख पाए कि अगर कंपोनेंट्स बना लेते तो ये दोनों कैंसिल आउट कर गए। अब चाहे तो यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं ताकि समझ आए कि दोनों ने कैंसिल आउट कर दिया। जो एड अप हुआ उसके लिए हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, लेकिन दोनों कौन सी डायरेक्शन में, माइनस p के, क्योंकि ये पहले से पता है कि जो आंसर लेके आना है वो p की फॉर्म में लेके आना। सो आई कैप यूज करने के बजाय मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ माइनस p कैप। ये नेगेटिव साइन फिर से एक बार प्लीज आप सभी ध्यान से देख लें, इस डायरेक्शन में E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा आ रहा है, वो तो स्केलर हो गया ना, मैं तो वेक्टर फॉर्म में लिखना। सो आई जस्ट सी p is from minus q to plus q and this direction is opposite to, so I put a minus p cap। अब वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो बड़ा, that's equal to माइनस ऑफ, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, k q by r square plus a square, cos थीटा की वैल्यू देखना जरा, cos थीटा क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो a अपॉन एग्जैक्टली r square plus a square की पावर 1/2। आप ध्यान से देखोगे ना तो दोनों सेम ही आ रहे हैं, तो मैं मल्टीप्लाइड बाय 2 डाल रहा हूं और p क्या ऐसा में, क्योंकि देखो E1 E2 दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, सिर्फ डायरेक्शन तो अलग थी ना, सो मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 डाल दिया और p क्या,
आप चाहे तो यहाँ अलग से लिख के दिखा सकते हैं, E1 इज इक्वल टू E2, तो उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। E1 is equal to E2. Now see, E becomes equal to नेगेटिव ऑफ, अब 2 को सामने ले आते हैं, फिर से देखो क्या चाहेंगे हम, Q इंटू 2A, Q इंटू 2A, तो इसका मतलब ये अलग से तो नहीं आ पाएगा, सो K Q इंटू 2A ये इकट्ठा आएगा और बाद में P क्या है डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर कितनी बनी है 3/2, एक्सीलेंट। सो सी K इंटू QA नहीं, Q इंटू 2A चाहिए, so Q into 2A साथ में P क्या नेगेटिव साइन और this is R square plus A square power 3/2. So the final expression comes out to be E is equal to minus KP by R square plus A square power 3/2. ठीक है, फिर से कहूंगा, बहुत सारे बच्चे ना एंड में कुछ कंफ्यूज रहते हैं, सर वो ना भूल जाता हूँ कि एक्सियल और इक्वेटोरियल में कहाँ पे R square minus A square आता है, कहाँ पे R square plus A square। तो मैं कह, अगर आपको डायग्राम याद है ना तो आप भूल ही नहीं सकते भाई, जब ये डायग्राम ऐसे बन रहा है तो ये बन रहा है ना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो आप कैसे भूल सकते हो, और जब एक्सियल बन रहा है तो आर माइनस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट्स व्हाई आई से दीस डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक इट मेमोराइज। हो गया, लेकिन हमें तो अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। राइट नाउ लिखिए, फॉर ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, for a short electric dipole 2A tends to be 0, 2A tends to be 0। अगर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगी, माइनस ऑफ KP बाय, ध्यान दें यहाँ पे A स्क्वायर तो हट गया, R स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 बचा, सो R माइनस KP बाय R। वो इट्स क्लियर, तो अब लिखिए जरा, अच्छा लिखिए, मेंशन करें, इट इज क्लियर दैट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस बोला तो दिमाग में क्या आ रहा है, इक्वेटोरियल। इट इज क्लियर दैट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड is anti-parallel to electric dipole moment, ठीक है। और सेकंड पॉइंट फिर से वही, E is proportional to 1/R, ठीक है, and E proportional to 1/R। हाँ जी, लिखे पॉइंट सबने। तो देखिए आज हमने अभी तक क्या सीखा, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, क्या नेचुरली ऐसी चीजें मिलती हैं, बिल्कुल मिलती है, जैसे एग्जांपल वाटर था, और ये बहुत छोटे होते हैं इसलिए हम शॉर्ट डायपोल पे इंपॉर्टेंस ज्यादा रखते हैं। फिर हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करी, और उसमें फाइनली 2A टेंड्स टू 0 डाल दिया ताकि इसको शॉर्ट बना सके। वहां से रिजल्ट क्या मिला, दोनों में एक्सियल और इक्वेटोरियल में 1/r³ आ रहा है। तो सोचे और बताएं, क्या ये कहना सही है कि किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की फील्ड इनवर्सली R³ पे डिपेंड करती है? नो सर, सिर्फ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल की फील्ड 1/r³ पे डिपेंड करती है। आप याद करें, जो ये फॉर्मूला इसको आप डायरेक्टली 1/r³ नहीं बोल सकते। होप इट्स क्लियर। तो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल की फील्ड 1/r³ पे डिपेंड करती है। लिखो अपने स्टार मार्क करके लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड of short electric dipole has inverse cube dependence on distance, ये चीज आप चाहें तो फिर से लिखते हैं, 1/r, E proportional to 1/r। बस मैं दो तीन चीजें कवर कर रहा हूं, क्या सबको क्लियर हुआ? मैं रिपीट कर देता हूं,
देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, सिर्फ शॉर्ट बोलना जरूरी है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज इनवर्स क्यूब डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस, दैट मींस E is proportional to 1 upon R। इसको क्लियर करूं, आपने अभी तो सिर्फ दो पॉइंट्स की बात करी है, एक्सियल और इक्वेटोरियल, इसके अलावा भी कोई पॉइंट कंसीडर करोगे ना कहीं पे, हर एक के लिए शॉर्ट डायपोल की फील्ड 1 upon R³ से ही डिपेंड करेगी हर हाल। डन, ठीक है। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट लिखिए स्टार मार्क करके, लिखिए लिखिए शाबाश। एक्सियल फील्ड is parallel, axial field is parallel to electric dipole moment, axial field is parallel to electric dipole moment, whereas equatorial field is anti-parallel, whereas equatorial field is anti-parallel। ये आपने पिक्टोरियली याद करके जाना है। अब तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बता दीजिए स्टार मार्क करके। अब ना जरा मैग्नीट्यूड कंपेयर कर, आप सोचो इक्वेटोरियल का रिजल्ट आएगा माइनस केपी बाय आर, माइनस केपी बाय आर क्यूब, और एक्सियल का क्या आया था 2 केपी बाय आर। सेम डिस्टेंस कंसीडर करो एक्सिस पे और इक्वेटोरियल पे, तो इक्वेटोरियल की फील्ड का रिजल्ट आएगा केपी बाय आर क्यूब और एक्सियल का आएगा 2 केपी बाय आर क्यूब, यानी एक्सियल फील्ड इज डबल एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल। प्लीज राइट डाउन, एक्सियल फील्ड is double as compared to equatorial field. Axial field is double as compared to equatorial field for a given distance, from short electric dipole, for a given distance from short electric dipole, short electric dipole। ठीक है, आगे ठीक से अब पूछो आप। ठीक, ध्यान देखिए ध्यान से, हमने इस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि दोनों वेक्टर हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनका वेक्टर सम होगी, इसको हमने बोल दिया अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब देखो इनको हम रिजॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट को कैंसिल कर चुका है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, यानी E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ऐड हो रहे हैं, लेकिन ऐड होने के साथ साथ डायरेक्शन कौन सी बन रही है, P कैप के ऑपोजिट, इससे डाल दिया माइनस P। अब E1 E2 की मैग्नीट्यूड बराबर है देखो KQ बाय R² प्लस K स्क्वायर, तो इसीलिए मैंने क्या किया यहाँ पे E1 की वैल्यू डाली, cos थीटा की वैल्यू डाली और 2 से मल्टीप्लाई, साथ में P कैप आ गया, पीछे आगे तो क्लियर है। तो ये दोनों चीजें आपको बड़े अच्छे से, अब एक काम करते हैं, मैंने आपको एक जो भी पॉइंट्स लिखा है उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया कि व्हाट आर द डिफरेंसेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक टाइम। तो दो पॉइंट्स थे उसमें, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल एंटी पैरेलल वाला, और दूसरा उसकी मैग्नीट्यूड वाला, कि एक्सियल की फील्ड इक्वेटोरियल से डबल होती है लेकिन शॉर्ट इलेक्ट्रिक टाइम। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी ये है कि दोनों की फील्ड P के ऊपर डिपेंड करती है और दोनों की फील्ड 1 upon R³ पे डिपेंड। तो मैं इसका जनरल करवाता हूं क्योंकि कोई भी डायरेक्शन कंसीडर कर ली जाए तो वहां पे रिजल्ट क्या है, लिखें प्लीज, लिखें टू डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जनरल पॉइंट, अभी तो स्पेसिफिक पॉइंट्स थे एक्सियल इक्वेटोरियल, एट ए जनरल पॉइंट, इसको हम सीरियसली में कंसीडर नहीं करते, ना के बराबर करते हैं, जनरल पॉइंट। मेरा डायग्राम बनने में फिर आप अपना, अच्छा जनरल पॉइंट पे किसके लिए शॉर्ट है, पहले से डिफाइन करके चलते हैं कि हमने करना ही शॉर्ट है, तो -q प्लस q इधर तक डिफाइन हो गया P, दिस इज P। अब इसके सेंटर से ऐसे किसी भी एंगल पे
थीटा एंगल के ऊपर एक पॉइंट ऑफ कर दूं, इस पॉइंट P के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर? देखिए ध्यान से, माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू के सेंटर से, यानी डायपोल के सेंटर से आपने r डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट फिक्स कर दिया। इस एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 30, 60, 90, राइट? r एक डिस्टेंस बन गया। हाँ, एक चीज क्लियर है, शॉर्ट डायपोल बोलने का मतलब है r इज मच मच ग्रेटर देन a, शॉर्ट डायपोल का मतलब। तो आपको कुछ आइडिया है कैसे डील करना चाहिए मुझे? मैं एक हिंट देता हूँ, आई वांट टू यूज द रिजल्ट्स ऑफ एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। मैं यहाँ पे एक्सियल और इक्वेटोरियल के रिजल्ट यूज करना चाहता हूँ, तो क्या कहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? कंपोनेंट्स, P के कंपोनेंट्स बनाते हैं। देखना ध्यान से, पॉइंट तो चेंज, मैं यहाँ से पॉइंट को चेंज नहीं कर सकता, बहुत अच्छा कनेक्शन कर, पॉइंट को तो चेंज नहीं कर सकता, तो जो P है, P को रिजॉल्व कर देते हैं एक डायरेक्शन में, और वही एक इसके परपेंडिकुलर। देख सकते हैं, इधर से इधर ये P था, इधर थीटा था, तो ये रेड वाला क्या बन गया? P, बोलो बोलो, ये P था, तो ये क्या बन गया? P cos थीटा, और ये क्या बन गया? P sin थीटा। सो मैं इसके साथ देख रहा हूँ P cos थीटा। हाँ जी, कोई बात नहीं, भी आएगी। आपको ये तो पता है कि जिस डायरेक्शन में एंगल थीटा होता है वहां cos बनता है, और जिसमें उसके परपेंडिकुलर जाता है तो sin बनता है। ये बन गया P, जब वेक्टर होता है उसके बाद तो हमारी चॉइस है। आप समझो, ये पॉइंट यहाँ पे है, मैं या तो यहाँ से पूरा डिस्टेंस निकालूं, फिर ले करूं, या ऊपर के आगे P को रिजॉल्व करूं, P से P cos थीटा, P sin थीटा। अब P cos थीटा के लिए बन गया एक्सियल पॉइंट, और P sin थीटा के लिए बन गया इक्वेटोरियल पॉइंट। डन। एक बार इसे आप करो साथ साथ, ये डायग्राम कंप्लीट करें प्लीज, करो करो, शाबाश, डायग्राम करो। मैं मेरे को एक कॉल आज लेनी पड़ेगी, एक दो दिन लेनी पड़ेगी, ठीक है? देखें प्लीज क्विकली, P को हमने रिजॉल्व किया, जिधर एंगल थीटा था उस तरफ चला गया P cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर में चला गया P sin थीटा। अब देखना जो पूछ रहे थे, P cos थीटा के लिए पॉइंट बन गया एक्सियल, एक्सियल उसी की लाइन, और P sin थीटा के लिए बन गया उसके परपेंडिकुलर P sin थीटा, यानी इक्वेटोरियल। गॉट इट? अब एक्सियल इक्वेटोरियल के बारे में क्या जानते हैं? एक्सियल की फील्ड तो सेम डायरेक्शन में होती है, और इक्वेटोरियल की एंटी पैरेलल होती है। तो भाई एक्सियल की फील्ड तो आएगी इसी डायरेक्शन में, कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये फील्ड इसी डायरेक्शन में आती है, इसे E1 लिख देता हूं, ठीक है? और जो P sin थीटा है, इसकी फील्ड इसके एंटी पैरेलल है, दिस इज E। आई होप क्लियर हुआ आप लोगों को? तो दिस वाज स्ट्रेटेजाइजिंग द डेरिवेशन, मैंने स्ट्रेटेजाइज कर लिया कि मैं P को रिजॉल्व करूंगा, P cos थीटा P sin थीटा, फिर इनके लिए एक्सियल, एक के लिए इक्वेटोरियल, और मुझे डायरेक्शंस का पता है, कैसे फील्ड लिखते हैं वो पता है, kp by r cube, 2 kp by r cube, वो भी लिख लेंगे आप। बस अब इनका रिजल्ट निकालना, लिखिए सर, लिखिए। कंसीडर पॉइंट P, कंसीडर पॉइंट P at distance r, at distance r, making angle theta, making angle theta with electric dipole moment, theta with electric dipole moment of short electric dipole, of short electric dipole, ठीक है? नेक्स्ट लाइन में आ जाइए, resolve electric dipole moment
resolve electric dipole moment as shown in diagram. शॉर्ट कर देते हैं क्योंकि सीबीएसई के लिए as shown in diagram दिमाग में रखना है along the line and perpendicular. फिर लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड्स E1 is equal to इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बाद नेक्स्ट लाइन में E1 is equal to आप बताएं मुझे जरा E1 कौन सी है एक्सियल एक्सियल कितनी आती है 2kp अब p क्या लिखूं p cos theta by r cube that's it 2kp cos theta by r cube और E2 दिख रहा है इसके लिए kp sin theta by r cube kp sin theta by r cube ठीक है आगे दोनों अब मुझे क्या करना है रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकालनी है और डायरेक्शन निकालनी है आप जैसे पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हो पैरेललोग्राम बनाते हैं रिजल्ट आप चाहे तो वेक्टर साइन डाल सकते हैं नीचे और इस एंगल को अल्फा लिख देते हैं E1 के E बनाया E1 के साथ अल्फा एंगल E2 में नेगेटिव साइन E2 में अब कोई नेगेटिव साइन डाल दिया से वेक्टर फॉर्म में लिखो स्केलर फॉर्म में लिखो स्केलर में साइन पुट नहीं करेंगे वो डायरेक्शन यहां से क्लियर अब लिखिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू अगर आप E1 प्लस E2 लिखना चाहते हो तो वेक्टर फॉर्म में E1 प्लस E2 थोड़ा अब क्या है स्केलर में जाना मुझे अलग से E इज इक्वल टू अंडर द रूट क्या दोनों परपेंडिकुलर है बस सीधा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर लिखे शाबाश E in vector form is E1 plus E2 और स्केलर में जाएंगे तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर दोनों की वैल्यू पुट कर दो that becomes equal to under the root करो सॉल्व शाबाश So E1 was 2 kp cos theta upon r. So we'll give 4 k square p square cos square theta by r cube का स्क्वायर. या सही बताओ तो मेरे लिखने का बिल्कुल मन नहीं. क्या करते हैं हम दोनों में देख सकते हैं कि kp by r cube कॉमन है तो पहली बार लिखते हैं kp by r cube. अब अंडर रूट क्या बचा तो kp by r cube निकालने के बाद यहाँ क्या बचा 2 cos 2 cos थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर क्यों क्रिश ठीक है 4 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बचा sin थीटा इसका स्क्वायर बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा. अब यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं पता है क्या हाँ ये ठीक है ये तो बोलते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बट ये क्या है 4 cos स्क्वायर सो इट विल बिकम kp by r cube under the root 3 cos square theta plus 1. Now this is the result which will be valid for axial as well as equatorial दोनों के लिए valid. देखिए कैसे अगर मैं axial जाता हूं तो थीटा कितना हो जाएगा axial थीटा 0 हो जाएगा cos 0 कितना होता है 1 3 plus 1 4 का रूट 2 2 kp by r cube. अब चलते हैं इक्वेटोरियल थीटा कितना हो जाएगा 90 cos 90 कितना होता है 0 kp by r cube. So this is the result for competition. नहीं आया क्योंकि मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला. अब डायरेक्शन पे चले लिखो फटाफट लास्ट आज के लिए देखिए tan अल्फा आप देख पा रहे हैं अल्फा किसके साथ एंगल है E1 ठीक है मैंने बोला है लेकिन आपको ध्यान रखना है इस लाइन के साथ इस लाइन के साथ है tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट E2 by E1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखे जाओ इट विल बी E2 by E1 E2 by E1 kp by r cube कैंसिल हो जाएगा sin theta upon 2 cos theta. It will be sin theta upon 2 cos theta. Can I say it is tan theta by 2? Yes, sir.
तो डियर अल्फा बन गया tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। और बच गया। अब इसका मतलब समझो, आपको सबसे पहले ये पिक्टोरियली याद करना है। शॉर्ट डायपोल थीटा एंगल पे लाइन बनाई, वहां पे E1 E2 बने, कैसे बने, p sin थीटा p cos थीटा रिजॉल्व करके। उसके बाद जब आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करी, उसका रिजल्ट क्या आ गया, kp by r, जो कि सब में कॉमन था, kp by r की अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। फिर डायरेक्शन की बारी आई, जिस डायरेक्शन में आपने पॉइंट कंसीडर किया था उससे अल्फा एंगल बना, उससे अल्फा बना, और tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2। अब डायरेक्शन देख लो बेसिक से। अगर मैं एक्सियल पे जा रहा हूं तो थीटा 0 है, tan 0 0, यानी अल्फा भी 0, यानी इसी डायरेक्शन। अब चलते हैं इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पे थीटा कितना 90, tan 90 कितना अनडिफाइंड, तो ये भी अनडिफाइंड यानी 90 डिग्री। हाँ सोचो सोचो, अगर मैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे चला जाता हूं तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा श्योरली इज गोना बी 90 डिग्री। tan 90 कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। tan 90 अगर नॉट डिफाइंड हो गया तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो क्या कहते हो, नॉट डिफाइंड कितने एंगल पे आ रहा है, 90 पे आ रहा है। तो मुझे तो पता है कि सही आंसर आ रहा है, आपको समझना है सर। आंसर अल्फा कितना आ रहा है 90। आप कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं कि आप कंसीडर करें इस डायरेक्शन के साथ, अल्फा इज एंगल विद दिस डायरेक्शन, ये खुद 90 हो चुकी है, अब इसके साथ फिर 90, तो कहां चला गया 90। अब तो कंफ्यूजन नहीं रही। आप लोग भी प्लीज एक बार फिर ध्यान से देख लेना, अल्फा इज नॉट द एंगल विद p, अल्फा इज द एंगल विद दिस लाइन। ये लाइन खुद इक्वेटोरियल में 90 डिग्री में चली जाती है, और जो अल्फा है वो इसके साथ फिर आगे 90 बन रहा है, तो टोटल कितना बन गया डन। होप इट्स क्लियर एवरीवन। तो ये आज की क्लास जितने हमने करी उसको बस ये लास्ट वाला पार्ट कैसे कोई कंप्लीट कॉम्पिटिटिव था, इससे पहले वाला सीबीएसई प्लस कॉम्पिटिशन दोनों को। थैंक यू वेरी मच।